अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे खबरें, लेकिन इस समय सीधे लिए चलते हैं आपको कैबिनेट की प्रेस वार्ता में। अब आदरणीय मंत्री जी से निवेदन है कि आप मीडिया को संबोधित करें सर। साथियों, जैसा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस ऐतिहासिक थर्ड टर्म में आपने देखा है, एक के बाद एक बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और अभी 100 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं, उससे पहले ही इतने महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। आज की कैबिनेट मीटिंग में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए और विशेषकर हमारे किसान भाइयों के लिए एक सिग्निफिकेंटली बड़ा एक पैकेज की तरह है जो कि फैसले लिए गए। आप सबने देखा है कि पहले 85 दिनों के अंदर अंदर कैबिनेट ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए कई बड़े फैसले लिए। ये 5 बड़े फैसले आपके सामने मैं पहले भी रख चुका हूं कैबिनेट की ब्रीफिंग्स में। एमएसपी, क्लीन प्लांट प्रोग्राम, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के एक्सपेंशन का काम, पीएम जीवन योजना बायोफ्यूल प्रोजेक्ट्स के लिए, फिर बायो E3, जो ये सारे के सारे फैसले आपके सामने ऑलरेडी पिछली कैबिनेट मीटिंग के बाद में रखे गए। आज के इस फैसले में 7 बड़े फैसले लिए गए। आज की कैबिनेट मीटिंग में 7 बड़े फैसले लिए गए किसानों की जिंदगी में और उनकी इनकम को, किसानों की जिंदगी में सुधार लाने के लिए और उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए। जैसा आप जानते हैं कि वित्त मंत्री जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण के दौरान एक वृहद प्लान रखा था कि किसानों की जिंदगी में टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक मेथड और इन सब की मदद से, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की मदद से कैसे एक परमानेंट, एक अच्छा, एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज लाया जा सकता है। उसी कड़ी में ये 7 के 7 फैसले आज के। पहला है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन बेसिकली जो डीपीआई का स्ट्रक्चर है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर है, उसी आधार पे एग्रीकल्चर के लिए इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। कुछ अच्छे पायलट प्रोजेक्ट्स हुए हैं, बहुत अच्छी सक्सेस मिली है। उसके आधार पे आज डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन 2817 करोड़ रुपीस की टोटल इन्वेस्टमेंट से ये बनेगा। इसमें 2 फाउंडेशनल पिलर्स रहेंगे। एक रहेगा एग्री स्टैक, दूसरा रहेगा कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। एग्री स्टैक में सारा बेसिक डेटा, किसानों का डेटा, जमीन का डेटा, क्रॉप का डेटा, ये सब रहेगा। और कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में वाटर की अवेलेबिलिटी, प्लानिंग के लिए जो चाहिए इनपुट्स वो सब, ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी, वेदर रिलेटेड डेटा, सैटेलाइट से जो आता है डेटा वो, फिर एक तरीके से कितनी क्रॉप यील्ड है उसकी मॉडलिंग के लिए जो चाहिए डेटा, कई तरह के जो किसानों को फैसले लेने के टाइम में जो काम में आती है जरूरत, जो इंफॉर्मेशन और साइंटिफिक प्रैक्टिसेस चाहिए होती है, वो सारे कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में रहेंगे। कई सारी चीजें किसानों को एक क्लिक ऑफ द बटन पे मिलेंगी और मोबाइल फोन पे मिलेंगी, जैसे सॉइल प्रोफाइल है, डिजिटल क्रॉप एस्टिमेशन, रिजर्वॉयर्स में कितना पानी है, वेदर से रिलेटेड क्या फोरकास्ट है, वो भी माइक्रो वेदर से रिलेटेड क्या फोरकास्ट है, यानी वेदर से रिलेटेड एक मैक्रो होता है और एक लोकल इंफॉर्मेशन होती है। नई टेक्नोलॉजी का उपयोग अगर करना है, जैसे एआई की उपयोग से डिजीज के बारे में, क्रॉप डिजीज के बारे में, क्रॉप यील्ड के बारे में कई चीजें पता चलती है, तो वो सब कैसे पता चले। फिर बायर्स के साथ कनेक्ट करना ऑटोमेटिकली, जिससे पेमेंट भी सीधा आ जाए, एमएसपी पर बाइंग विदाउट एनी हैसल्स हो सके। एक तरीके से मोबाइल फोन में इतनी नॉलेज आ जाए कि किसानों की जिंदगी में एक मेजर चेंज आए। जैसा हम सबने देखा है, यूपीआई का प्रभाव करीब करीब हम सभी यूज कर ही रहे हैं। सेम मॉडल पे लॉजिस्टिक्स का बना, सेम मॉडल पे हेल्थ सेक्टर का बना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और आज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के इसी मॉडल पे
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इसी मॉडल पे भारत सरकार की तरफ से 2817 करोड़ रुपए का डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन ये अप्रूव हुआ है। इसका लॉन्ग लास्टिंग इंप्रूवमेंट आएगा और जो आरंभ में जहां पायलट्स हुए हैं उसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। किसानों को अपना लोन लेने में एक पूरी प्रक्रिया करनी पड़ती है। जहां पे डीपीआई के डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के पायलट प्रोजेक्ट्स हुए हैं वहां पे ये पूरा प्रोसेस 20 मिनट में कंप्लीट होता है। 20 मिनट में सारे के सारे पेपर्स डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली एक डिजिटली चेक हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली लोन सैंक्शन हो जाता है। बहुत बड़ा चेंज आएगा इससे। दूसरा बड़ा है फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड। फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड इसमें क्रॉप साइंसेज विशेषकर साइंटिफिक इनपुट मिले जिससे कि भारत को 2047 तक जब हमें विकसित भारत का जो हमने लक्ष्य रखा है इसके लिए कैसे हम अपने किसानों को तैयार करें, कैसे अपनी एग्रीकल्चर कम्युनिटी को तैयार करें जिससे क्लाइमेट रेजिलिएंट, जैसा हमने देखा है कि क्लाइमेट चेंज का प्रभाव पूरी दुनिया भर में पड़ रहा है, तो क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप साइंसेज और फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी फॉर 2047 उसको ध्यान में रखते हुए 6 पिलर्स इसमें रखे गए इस प्रोग्राम में। ये 3,979 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है, 3979 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है। सबसे पहला रिसर्च एंड एजुकेशन पे बहुत जोर दिया जाएगा। कई तरह की एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज और उन सब में कोर्स करिकुलम को चेंज करना, उसमें नए तरीके से पढ़ाना और एक कंटिन्यूसली पढ़ाई हो सके वैसी व्यवस्था करना, किसान कैसे उस एजुकेशन का लाभ उठा सके। एक तो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट जाता है, एक है कि उस यूनिवर्सिटी की नॉलेज को किसानों तक कैसे पहुंचाया जा सके, वो सब ध्यान रखना। सेकंड पिलर है प्लांट जेनेटिक रिसोर्स मैनेजमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग कृषि को समझते हैं, मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूं उसमें, लेकिन जो लोग कृषि को समझते हैं वो सब इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट मानते हैं कि हमारे प्लांट्स की और विशेषकर जो हमारे इंडिजिनस प्लांट्स हैं, भारत की उपज रही है सदियों से, उन प्लांट्स के जेनेटिक रिसोर्सेज का कैसे मैनेजमेंट हो, जीनोम की मैपिंग होना, उसका डेटाबेस प्रॉपर्ली मेंटेन होना और उसमें कोई ऐसा कोई पॉइंट है जो चेंज करना हो, उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, जेनेटिक इंप्रूवमेंट के थ्रू। थर्ड पिलर फूड और फॉडर क्रॉप को जेनेटिक इंप्रूवमेंट करना। फोर्थ है पल्स और ऑयल सीड के क्रॉप्स में इंप्रूवमेंट। जैसा मिशन एक बना हुआ है जिसमें कि पल्सेस में और ऑयल सीड में कैसे आत्मनिर्भर हो, तो उसके लिए पल्स और ऑयल सीड के क्रॉप्स में को इंप्रूवमेंट हो, यानी उसकी यील्ड बेटर आए, डिजीज रेजिस्टेंस बेटर आए, क्लाइमेट रेजिलियंस बेटर हो, वो सब ध्यान में रखते हुए ये फोर्थ पिलर है। और जो कॉमर्शियल क्रॉप्स है उन सब के लिए फिफ्थ पिलर, उसमें भी इंप्रूवमेंट कैसे हो। और एक बहुत बड़ा फैक्टर लिया गया है कि जो एग्रीकल्चर का इकोसिस्टम होता है जिसमें इंसेक्ट्स है, माइक्रोब्स है, पॉलिनेटर्स है, जैसे मधुमक्खी है तो वो पॉलिनेटर कही जाती है, एक पौधे से दूसरे पौधे में जाने का उसका काम। तो पॉलिनेटर्स, माइक्रोब्स, इंसेक्ट्स और हर तरह का जो कंप्लीट फूड का एग्रीकल्चर का इकोसिस्टम है उसको कैसे सुदृढ़ करा जाए, ये इस पूरे प्रोग्राम का 6 पिलर्स है। इसके बाद में आया एग्रीकल्चर एजुकेशन, एग्रीकल्चरल एजुकेशन और मैनेजमेंट और सोशल साइंसेस जो रिलेटेड है, इनको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। आप देखिए पूरी कॉम्प्रिहेंसिव थिंकिंग है, इसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। इसके लिए 2291 करोड़ रुपीस का आउटले है और 5 बड़े इसमें पिलर्स हैं। पहला है कि ये सारा का सारा काम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के गाइडेंस में ओवरऑल देश भर में होगा, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट्स भी कंट्रीब्यूट करेगी, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज भी कंट्रीब्यूट करेगी और सारा फोकस रहेगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से और आज की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं उसके आधार पे कैसे एजुकेशन को, एग्रीकल्चरल एजुकेशन को स्ट्रेंथन किया जाए और किसानों के पास कैसे ये सब नॉलेज पहुंचे। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जैसे डिजिटल डीपीआई, अभी आपने देखा डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन,
बिग डेटा, एआई, रिमोट सेंसिंग, इन सब का उपयोग हो। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा फोकस होगा क्लाइमेट रेजिलियंस और नेचुरल फार्मिंग को कोर्स के करिकुलम में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। क्लाइमेट रेजिलियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब जानते हैं क्लाइमेट का इंपैक्ट हमारे ऊपर, इसीलिए जरूरी है कि अब किसानों को और रिसर्चर्स को सबको इसके लिए तैयार किया जाए। अगला बड़ा पिलर है सस्टेनेबल लाइवस्टॉक हेल्थ एंड प्रोडक्शन। किसानों की इनकम में वृद्धि करने के लिए, बढ़ाने के लिए लाइवस्टॉक की हेल्थ, लाइवस्टॉक का प्रोडक्शन और उनसे जो उपज होती है, जो दूसरे प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे मिल्क प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट है, पोल्ट्री है, इन सब के ऊपर बड़ा फोकस करके इस प्रोग्राम को बनाया गया है। इसमें ध्यान दिया जाएगा जो एनिमल्स हैं उनका, लाइवस्टॉक का हेल्थ मैनेजमेंट और उनके उसके लिए रिलेटेड जो वेटनरी एजुकेशन है उसके ऊपर बहुत बड़ा फोकस दिया जाएगा। डेयरी प्रोडक्शन में भारत ने बहुत बड़ी एक मिसाल कायम की है। इसमें और क्या साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स ला सकते हैं, जैसे क्वालिटी ऑफ मिल्क इंप्रूव करना हो, स्टोरेज ऑफ मिल्क इंप्रूव करना हो, ट्रांसपोर्टेशन आसान करना हो, वैल्यू एडिशन करना हो। साथ ही साथ एनिमल्स की जेनेटिक रिसोर्स मैनेजमेंट, जैसा प्लांट्स का रिसोर्स जेनेटिक रिसोर्स मैनेजमेंट की बात आई, वैसा ही एनिमल्स का भी जेनेटिक रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे हो। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बड़ी सोच के साथ ये सब बनाया गया है। और फिर एनिमल्स का न्यूट्रिशन किस तरह से हो, ये सारी चीजें जिससे कि किसानों के जीवन में एडिशनल इनकम आए, फैमिलीज में एडिशनल इनकम आए, उसको ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट आइटम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स हैं, मशरूम्स हैं, कई तरह के प्लांट्स हैं, उन सब के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जिसमें 860 करोड़ रुपीस का लेआउट है। और विशेषकर हमारे क्लाइमेट के हिसाब से, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट क्लाइमेट्स के हिसाब से क्या प्लांट्स ठीक रहेंगे, कौन से क्रॉप्स अच्छे रहेंगे, उसमें क्या ध्यान देना चाहिए। और जो कई न्यूट्रिशन के अच्छे सोर्सेज हैं, रूट्स, ट्यूबर्स, बल्बस एंड एरिड क्रॉप्स, जैसे राजस्थान और गुजरात का कुछ हिस्सा है जो एरिड जोन में आता है, तो उसमें एरिड जोन में क्या ध्यान रखना चाहिए, ट्यूबर्स, रूट्स और वेजिटेबल, फ्लोरिकल्चर, ओवरऑल एक जैसे साउथ में है एरोमेटिक और मेडिसिनल प्लांट्स और स्पाइसेस का प्रोडक्शन बहुत होता है, तो इन सब के बारे में एक ओवरऑल कैसे क्वालिटी और ओवरऑल किसान कैसे उसको बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सके, इन सब पे ध्यान दिया गया है। और जैसे लाइव स्टॉक और हॉर्टिकल्चर, इन दोनों से बेसिकली फार्मर्स की इनकम इंक्रीज करने का स्कोप बहुत होता है। अगले दो पॉइंट लिए गए, जो देश भर में फैले हुए हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनको स्ट्रेंथन करने का, उसमें नई टेक्नोलॉजी लाने का, नया मेथड्स लाने का, और विशेषकर किसानों के साथ कैसे वो एकदम लोकल भाषा में अच्छे तरीके से जुड़ पाए, उसमें क्या नए इंप्रूवमेंट्स करने चाहिए, उसके लिए 1202 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है। और नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, हमारे जो रिजर्वॉयर्स हैं, वाटर बॉडीज हैं, ग्राउंड वाटर है, इन सब के बारे में विशेष करके ध्यान देके कैसे नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट का विशेष ध्यान दिया जाए, उसके लिए 1115 करोड़ रुपीस का आउटले लिया। ओवरऑल सारा थीम है क्लाइमेट रेजिलियंस, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फार्मर्स की इनकम को बढ़ाना, साइंटिफिक और टेक्निकल इनपुट्स लाना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी एजुकेशन, मैनेजमेंट, सोशल साइंसेज, किसानों के साथ इंटरेक्शन, R&D, उन सब के ऊपर ध्यान देते हुए ये 7 प्रोग्राम्स जिसका टोटल है करीब 14,000 करोड़ रुपए, 14,000 करोड़ रुपीस, 3,966 करोड़ रुपीस, सॉरी 13,966 करोड़ रुपीस का टोटल। ये 7 बड़े प्रोग्राम आज के इस कैबिनेट मीटिंग में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आज अप्रूव हुए। और ये सातों के सातों डिसीजंस ऐसे डिसीजंस हैं जिससे किसानों की जिंदगी में, उनकी लाइफ में और उनके लाइवलीहुड में, दोनों में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आएगा। कैसे बेटर साइंटिफिक इनपुट्स मिले, बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट हो, क्लाइमेट रेजिलियंस,
और साथ ही साथ एक ओवरऑल बिगर पिक्चर कैसे लिया जाए जिससे कि कंप्लीट किसानों की जिंदगी में एक ओवरऑल इंप्रूवमेंट आए। I'll pause here for a while so that you can absorb it and then we move on to the next item. ये सारी स्लाइड्स आपके साथ शेयर पिछली बार शेयर हुई थी ठीक से? किसी को दिक्कत तो नहीं हुई? नेक्स्ट इज मनमाड इंदौर न्यू लाइन। ये बहुत लंबे टाइम से एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट की बहुत ही स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। आप देखो ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर और ऊपर आगरा, इधर झांसी, कानपुर, लखनऊ और वाराणसी, पूरा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को जो सबसे बड़ा पोर्ट है जेएनपीटी, इस जेएनपीटी के पोर्ट के साथ कनेक्टिविटी ये देने के लिए लंबे टाइम से एक प्लानिंग चल रही थी कि कैसे एक एक्सेस बनाई जाए जो कि इस पूरे के पूरे एरिया को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए खोल सके। फिर उत्तर महाराष्ट्र के जो धुले और नासिक जिले हैं, ये दोनों जिले, इसमें किस तरह से जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, खासकर अनियन है, सोयाबीन है, इन सब के प्रोडक्शन को कैसे एक अच्छे तरीके से मार्केट की तरफ पहुंचा सके। तीसरा, जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, धार, बारवानी, खारगोन, नासिक में भी है, धुले में भी कुछ है, तो ये जो जिले हैं जो कि अनकनेक्टेड थे लंबे टाइम से, इन जिलों को कैसे रेलवे की इस कनेक्टिविटी से जोड़ा जा सके, इसके लिए एक बहुत डिफिकल्ट है ये प्रोजेक्ट, चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को हाथ में लिया गया है। 18,000 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है टोटल, और ये प्रोजेक्ट होने से ओवरऑल इंदौर, भोपाल और उत्तर प्रदेश के झांसी, आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी और उसके और भी ऊपर जो सीमांचल एरिया है हमारे, जो उत्तर प्रदेश के नेपाल की बॉर्डर के साथ जुड़ते हुए एरियाज हैं, उन सब को सीधा एक कनेक्टिविटी के लिए पूरा एक एक्सेस मिलेगा जिसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो पाएगा, लोगों को आने जाने को सुविधा मिलेगी, और खासकर जो मुंबई भारत का जो फाइनेंशियल कैपिटल है, इसको मुंबई को एक्सेस इस पूरे एरिया के लिए अच्छी मिलेगी। बहुत ही एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत डिटेल्ड प्लानिंग हुई है। आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री गति शक्ति पोर्टल, पीएम गति शक्ति पोर्टल, उसका पूरा उपयोग इसमें किया गया है जिससे कि प्लानिंग के टाइम में ही सारी चीजें एकदम स्पष्ट हो जाए। ये प्रोजेक्ट 18,000 करोड़ रुपीस का है, 18,036 करोड़ रुपीस का है। प्रोजेक्ट को बनाने के टाइम में करीब 1 करोड़ ह्यूमन डेज, मैन डेज लिखा है लेकिन आई वुड लाइक टू यूज द वर्ड ह्यूमन डेज, 1 करोड़ के आसपास ह्यूमन डेज इसमें एम्प्लॉय होंगे, और इसका जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है इतना सीरियस पॉजिटिव है, इतना सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव है। आप देखो 138 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड सेव होगी इस प्रोजेक्ट के बनने से, और ये हर साल है, 138 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हर साल सेव होगी, और उसको अगर नंबर ऑफ ट्रीज में कन्वर्ट करें तो दिस इज लाइक इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 5.5 करोड़ ट्रीज। इट्स अ मैसिव प्रोजेक्ट। 5.5 करोड़ ट्रीज को प्लांट करने के बराबर बेनिफिट, एनवायरमेंटल बेनिफिट इस प्रोजेक्ट से होगा। बहुत सारे जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है उनको कनेक्टिविटी मिलेगी, और उज्जैन जैसी एक पवित्र, नासिक जैसी एक पवित्र जो हमारे तीर्थ धाम है, जो बहुत बड़े हमारी स्पिरिचुअल और हेरिटेज के बहुत बड़े सेंटर्स हैं, उनको बहुत अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी। ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज इसे कैबिनेट में अप्रूव किया, और मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लिए जब मैं मध्य प्रदेश में चुनाव के दौरान
घूमता था, तो इतनी डिमांड होती थी इस प्रोजेक्ट के लिए, इतनी डिमांड होती थी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे अप्रूव किया है और ये बहुत ही लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट होगा। तो आपने देखा अभी 85 डेज के आसपास हुए हैं नई सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस हिस्टोरिक टर्म के। इसमें इस कम टाइम में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं। करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स सैंक्शन हुए हैं। जैसा आपने किसानों के मामले में देखा, आज 7 और उससे पहले करीब 6 बड़े फैसले लिए गए थे, वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी बहुत बड़े फैसले लिए गए हैं। और इसके अलावा भी कई बड़े फैसले, जैसे आप जानते हैं यूपीएस जैसा बड़ा फैसला। तो फर्स्ट 100 डेज में जिस तरह से बड़े फैसले लेने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जाने जाते हैं, वो आज इसकी एक और मिसाल है। अगर हम इंफ्रा में देखें तो अब तक एयरपोर्ट्स में वाराणसी, बिहता और बागडोगरा, फिर विंड, ऑफशोर विंड एनर्जी, फिर वधावन पोर्ट जो कि विश्व के सबसे बड़े पोर्ट्स में से एक होगा, हाई स्पीड रोड प्रोजेक्ट्स 936 किलोमीटर्स के, 11 रेलवे प्रोजेक्ट्स और आज एक और जुड़ा उसमें 12th, फिर 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज और मेट्रो में बैंगलोर के लिए, ठाणे के लिए और पुणे के लिए 3 नए प्रोजेक्ट्स। तो ओवरऑल अगर आप देखें सभी में मैसिव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पोटेंशियल है। ये थैंक यू, सही लिखा। 35 लाख ह्यूमन डेज, 40 लाख ह्यूमन डेज, 1 करोड़ ह्यूमन डेज, 1.5 करोड़ ह्यूमन डेज, मतलब हर प्रोजेक्ट में मैसिव एम्प्लॉयमेंट का पोटेंशियल है। वधावन पोर्ट में तो अगर देखो तो 12 लाख जॉब्स का टोटल ओवरऑल उसका पोटेंशियल है। और स्मार्ट सिटीज जो इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज बनेंगी उसमें 40 लाख एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन का पोटेंशियल है। तो ओवरऑल बहुत क्लियर थिंकिंग के साथ कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। आई विल कम टू द लास्ट पॉइंट विच इज रिलेटेड टू सेमीकंडक्टर्स। आप सब ने देखा, आप सब जानते हैं कि 1962 से जो भारत का बड़ा ड्रीम था कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भारत में आए, और सेमीकंडक्टर जैसे स्टील और केमिकल इंडस्ट्रीज होती है वैसी एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है। यानी अगर आपके पास स्टील इंडस्ट्री अगर देश में है तो आप उसके बेसिस पे बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्रीज क्रिएट कर सकते हो। अगर भारत में मान लो केमिकल इंडस्ट्री है तो उसके बेसिस पे और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज आप क्रिएट कर सकते हो। तो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, ये फाउंडेशनल इंडस्ट्रीज का मल्टीप्लायर इंपैक्ट होता है। इसमें फाउंडेशनल इंडस्ट्रीज का हमेशा मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है कि केवल उस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं है, उससे जुड़े हुए जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उन सब में कितना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, वो इंपॉर्टेंट कंप्लीट पूरा बड़ा पिक्चर बनता है। जैसे स्टील में अगर एक स्टील प्लांट लगता है तो फैब्रिकेशन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए कई सारी चीजें तैयार होती है। वैसे ही सेमीकंडक्टर में जैसे सेमीकंडक्टर का प्लांट लगता है तो ऑटोमोबाइल में, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, जो होम में जो अप्लायंसेस यूज होते हैं उन सब में, मतलब प्रैक्टिकली एवरीथिंग दैट स्विचेस ऑन और स्विचेस ऑफ, एवरीथिंग दैट स्विचेस ऑन और स्विचेस ऑफ रिक्वायर्स अ सेमीकंडक्टर। तो अब तक की प्रोग्रेस और आज का एक नया अप्रूवल। अब तक 4 प्रोजेक्ट्स जो अप्रूव हुए हैं उन चारों में बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। पहला प्लांट माइक्रोन का जो अप्रूव हुआ था उसका तेजी से कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अगले साल के मिडिल तक पहली मेड इन इंडिया चिप इस प्लांट से निकलेगी। ऑलरेडी इस प्लांट का एक मिनी प्लांट एक बना है जिसमें चिप बाहर से लाके उसका मॉड्यूल, यानी मैंने पिछली बार आपको एक बार दिखाया था, यानी उसका जो सर्किट बनता है वो सर्किट ऑलरेडी यहां से भारत में बनना चालू हो गया है। साथ ही साथ जो दूसरे प्लांट्स हैं, टाटा का आसाम वाला प्लांट, उसका भी हाल ही में कंस्ट्रक्शन का काम चालू हुआ। फिर सानंद वाला प्रोजेक्ट सीजी पावर का, करीब उसकी कंप्लीट डिजाइन हो गई है और अब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा। और टाटा की जो धोलेरा में फैब है उसमें भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। जितना
दैट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट। उसमें भी कंप्लीट डिजाइन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। ओवरऑल बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। कंप्लीट इकोसिस्टम इमर्ज कर रहा है। कंप्लीट इकोसिस्टम जैसा गैसेस, इक्विपमेंट, केमिकल्स, वो सारी की सारी चीजों की जो सप्लाईज हैं वो सारे एक एक करके भारत में आ रहे हैं। और मल्टीप्लायर इसका इफेक्ट होगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ऑटोमोबाइल हो, इन सब इंडस्ट्रीज में इस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का इंपैक्ट होगा। साथियों, भारत की एक बहुत बड़ी ताकत है डिजाइन की कैपेबिलिटी। बहुत करीब करीब दुनिया भर की जितनी भी कॉम्प्लेक्स चिप्स हैं वो सारी भारत में ही डिजाइन होती है। इसीलिए भारत में कैसे अपना खुद का आईपीआर बने, कैसे अपनी खुद की, हाउ डू वी क्रिएट आवर ओन आईपीआर and how do we make sure that our own our people are designing where the IPR is retained in the country. So that's why we had created a component of the ISM was design linked incentives, DLI, design linked incentives. Design linked incentives में already 13 कंपनीज ने चिप और सिस्टम ऑन चिप डिजाइन करने चालू कर दिए हैं। उसमें से कुछ के पास ऑलरेडी वीसी कैपिटल भी, फंडिंग भी आने लग गई है और बहुत अच्छे सक्सेस हुई है इसमें। अगर आप इसमें देखें, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी है, टेलीकॉम में है, 5G के रेडियो की चिप्स है, 5G के बेस बैंड की चिप है, फिर जो IoT यानी जो सेंसर्स होते हैं उसकी चिप्स हैं। काफी एडवांस चिप्स इसमें बन रही है। और आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में अप्रूवल मिला है केन्स टेक्नोलॉजीज के प्लांट को। इस प्लांट में 6.3 मिलियन पर डे चिप्स पर डे, यानी 63 लाख चिप्स पर डे की प्लांट की कैपेसिटी होगी। 46 एकर्स में प्लांट बनेगा। बड़ा प्लांट है। करीब करीब इसका जितना प्रोडक्शन होगा वो प्रोडक्शन ऑलरेडी किन इंडस्ट्रीज में जाएगा वो बुक हो चुका है और अच्छा इसका टेक्नोलॉजी आएगी इसमें। और इसमें मेजर पॉइंट आएगा जैसे पावर से रिलेटेड चिप्स होती है जो ट्रेन सेट्स में लगती है, आपके ऑटोमोबाइल्स में लगती है और घर में जो अप्लायंसेस होते हैं उसमें लगती है, वो सारी चिप्स भी इस वाले प्लांट में बनेगी। इसमें लैंड ऑलरेडी सानंद में ले ली है इस कंपनी ने और बहुत जल्दी इसका कंस्ट्रक्शन चालू करेंगे। ओवरऑल आई एम सॉरी फॉर दिस, ओवरऑल बहुत जल्दी एक सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम भारत में बन रहा है। थैंक यू वेरी मच। आई विल टेक क्वेश्चंस नाउ। Now floor is open for questions. (122) कृपया अपना परिचय दें और फिर प्रश्न पूछ लें। सर, मेरा नाम सचिन बुधौलिया है, मैं यूएनआई से हूं। सर, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये जो मनमाड इंदौर की जो न्यू लाइन आपने जो घोषित की है, क्या ये डबल लाइन होगी या सिंगल लाइन होगी? दूसरा, इसको कब तक कंप्लीट करने का आपका टारगेट है? इंदौर मनमाड यानी प्रैक्टिकली मुंबई के लिए जो लाइन है ये, इस लाइन में 21 किलोमीटर्स की टनल है और 7 बड़े ब्रिजेस हैं। एक ब्रिज तो नर्मदा जी पर भी ब्रिज है बड़ा। तो ये जो 7 बड़े ब्रिजेस हैं इन सब में शुरू से ही डबल लाइन के हिसाब से डिजाइन कर रहे हैं। टनल का डिजाइन भी इस तरह से कर रहे हैं कि भविष्य में इसकी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। हम लोगों का एस्टिमेट है कि बनने के विद इन फ्यू ईयर्स इसमें डिमांड और बढ़ेगी और इसमें और कैपेसिटी बढ़ाने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो अभी ये सिंगल लाइन है, लेकिन इसका करीब करीब सारा डिजाइन इस हिसाब से किया जा रहा है कि आगे जल्दी से इसको डबल लाइन में कन्वर्ट किया जा सके। ये बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें करीब 7 साल 8 साल के आसपास लगेंगे। बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है। ब्रिज अपने आप में 5 साल का होता है। मेजर जो ब्रिज होता है उसमें करीब 5 साल लगते हैं और टनल वाला जो पोर्शन है, लकीली ये वाली टनल्स इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं जितनी हिमालय में होती है। हिमालय में टनल्स, बिकॉज हिमालयाज बहुत यंग माउंटेन है तो उसमें टनल करने में काफ़ी चैलेंजेस आते हैं। ये तो विंध्यास हैं
जो कि विंध्या काफ़ी स्टेबल और बहुत पुराने माउंटेन्स हैं, तो इसमें ज़्यादातर जगह स्टोन है, ग्रेनाइटिक स्टोन है, तो वहाँ पे टनल बनाना आसान होता है। दोनों बहुत अलग है। कोंकण रेलवे एक कोस्ट के साथ आने वाली लाइन है और बहुत अच्छी उसके कारण कनेक्टिविटी हुई है। कोंकण में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को पूछिए कितने खुश हैं उस लाइन से। यहाँ पे ऑलरेडी जो इंदौर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर ऑलरेडी है, फिर धुले में, नारदाना में, पास में उत्तर महाराष्ट्र में इंडस्ट्रियल बेस और खासकर एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंडस्ट्रियल बेस ऑलरेडी है। और इस लाइन को अगर आप देखो ना, इस लाइन को केवल आप इंदौर से मनमाड लाइन के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। ये आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी और उसके ऊपर जो नेपाल के साथ लगी हुई बॉर्डर वाली जितनी एरियाज हैं, फिर नीचे आओ झांसी, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, फिर नीचे धुले, नारदाना, फिर मनमाड, फिर नासिक, ऐसे करके इसको पूरा एक्सेस की तरह से देखना चाहिए। Sagar from PTI. Sir, in the Agri Mission projects, you had allocated 1202 crores for Krishi Vikas Kendras. So, does it also include providing weather forecast to farmers, which was earlier done by the Ministry of Earth Sciences? Very good question. I would like to answer it in a way. देखो, knowledge create करना और knowledge को apply करना, वेदर फोरकास्टिंग की जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज से नॉलेज क्रिएट होती है, अब उसको अलग अलग सेक्टर्स में कैसे अप्लाई करें, एग्रीकल्चर में कैसे अप्लाई करें, ट्रेन के ऑपरेशंस में कैसे अप्लाई करें, शिपिंग सेक्टर में कैसे करें, फिशरीज में कैसे करें, इन सब को इसकी अलग अलग एप्लीकेशंस, अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो उस नॉलेज बेस को डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के थ्रू कैसे किसानों को अपने मोबाइल फ़ोन पे, आप जैसे आज अपने हाथ में फ़ोन होता है और एक हम यूपीआई का कुछ ऐप निकालते हैं, उसी ऐप से हाथों हाथ हम कई सारी चीज़ें कर लेते हैं, वैसे ही किसानों को इस मोबाइल फ़ोन पे कैसे एकदम इंफॉर्मेशन ठीक टाइम पे मिल जाए, वो थिंकिंग है इसके पीछे। 45। Hi sir, this is Sumit Chaturvedi from ET Now. I would like to ask you this 3,300 crore proposal of Keynes. Any more details on the employability? How many people will be employed? An update on Tata's Dholera plant. You said land acquisition has happened. So I'll take both the questions separately. Tata's plant is basically a fab which will be which is being done in association with a joint venture with the Powerchip of Tata of Taiwan. That's a massively large project and a very complex project. It will be operational at the 28 nanometer node. So the design work for the entire plant has been done. Lots of technology, lots of technological agreements, they are right now being done, being negotiated between various partners. The progress, I would say, is very good because it was approved just a few months back. I think it was approved in January of this year itself. So within such a short time frame, lots and lots of work has already happened. Land is allocated, the geotechnical investigations are done, whatever needs to be done for manufacturing, giving the final design of the plant, all those inputs are now ready. Coming to this Keynes plant, your question was? Okay, so again I would like you to see the employability in terms of the entire multiplier impact of a foundational industry. When we look at the employability, the employment generation potential of a semiconductor plant, we have to think like we think about a steel plant or a chemical plant or a plastic plant or a refinery or that kind of thing, right? That is the foundational industry which then feeds into many more industries. So as you know, today we have electronics manufacturing growing at almost 17-18% CAGR. So that industry itself is requiring lots of semiconductors. If we have the semiconductor manufacturing in India, then the multiplier for the electronics manufacturing, for automobile manufacturing, appliance manufacturing,
power electronics, all those things become very important, and they also, those industries get the boost. 62. Good afternoon, sir. This is Aditi Agrawal here from Hindustan Times. A couple of questions. One, are there plans to increase the outlay for the Indian Semiconductor Mission and the PLI scheme? And second, when it comes to the Digital Agriculture Mission, you talked about how it will follow a public-private partnership model. So are there partners who have already been, whom you have already tied up with? And what happens to the existing digital crop surveys that were introduced as a part of AgriStack by different states? So will DAM be executed at central level, at state level, or in partnership with states? So the first question is about increased outlay for the ISM. See, as we have already always said, maintained, that the semiconductor mission is a program for at least 10 years minimum. This is an industry which is going to be very crucial for our growth, for our country's growth, for the entire industrial production that we have in our country. We have a large automobile industry in our country, right? We have a very large electronics manufacturing industry coming up in our country. We have practically large number of appliances are now manufactured in India. So the success of Make in India requires that the foundational industries should also be present in our country. So this is a long program, so there will be increased outlay for sure, and we'll come back with the details of the program as and when they are finalized. The second point about Digital Agriculture Mission, I wish I could show you the slide which was used in the recent Economic Times GLF Global Leaders Summit. The entire structure of the UPI, right? There is one platform which has been created using public funds. Then banks are joining that platform, startups are joining the platform, merchants are joining the platform, payment companies and financial services are joining the platform, and millions of users are joining the platform. So the theme is, the idea is, we use public funds to create one platform, then farmers join the program, state governments join this platform, all the startups who would like to use technology in agriculture, they join this platform. The suppliers of fertilizers, the suppliers of insecticides, suppliers of pesticides, the suppliers of seeds, the suppliers of credit, they all join this common platform so that the farmers get a very good unified view of their requirements. That's the whole thought process when we say PPP. It's a very interesting way. This is a very different concept compared to what many of the rich countries have developed. They have a big tech, and that big tech basically controls everything. Our Prime Minister has always emphasized that we should have democratization of technology. Technology should be accessible to everybody. That's why this concept of having public funds to create the platform, then everybody else joins. 77. They are also joining. सर, मैं राजस्थान पत्रिका से नवनीत मिश्रा हूँ। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन की जो आपने बात की और आपने कहा कि इससे किसानों को 20 मिनट में भी लोन संभव हो सकेगा, तो ये कैसे संभव हो सकेगा? ये किस तरीके का प्लेटफॉर्म होगा? थोड़ा सा इस पर डिटेल जानकारी देने का कष्ट करें। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ डिजिटल क्रेडिट के कुछ एग्जांपल्स। देखो, आज अगर हम यूपीआई की सक्सेस देखें तो यूपीआई की सक्सेस में एक बहुत बड़ा फैक्टर है इंस्टेंट पेमेंट, राइट? और इस लेवल पे पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, कई तरह के सुधार करने पड़े, नियम कानूनों में सुधार करने पड़े, टेक्नोलॉजी नई तरह की डेवलप की गई, और एक सब तरफ जैसे जनधन, बिना जनधन की यूपीआई हो नहीं सकता था। तो आज जो 53 करोड़ जनधन अकाउंट्स हैं, वो उसके पीछे बहुत बड़ी एक फाउंडेशन है। मतलब जिनसे भी अगर हम बात करें, करीब करीब हर कोई ये कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन का प्रोग्राम, इतिहास का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन का प्रोग्राम है तो जनधन है और यूपीआई का पेमेंट सिस्टम है। इस 53 करोड़ को अगर आप देखो तो पूरे अमेरिका की पॉपुलेशन 33 करोड़ है, 35 करोड़ है। मतलब अमेरिका की पॉपुलेशन से ज्यादा जनधन अकाउंट भारत में खुले, तो इससे एक व्यवस्था बनी। वैसे ही जब आपके पास पेमेंट का सिस्टम आ गया,
आपके पास बैंक अकाउंट का सिस्टम आ गया, आपके पास मोबाइल के थ्रू डेटा कनेक्टिविटी आ गई। अब आप अगर इसके साथ किसानों का, उनकी जमीन की डिटेल्स, उनके स्वयं के डिटेल्स और क्या क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके डिटेल्स आते हैं, तो आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो चाहिए वो सारी आ जाती है। वो आ जाने से फैसला एकदम क्विक और डिजिटली हो पाता है। डिजिटल क्रेडिट में अभी कुछ टाइम में बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है और उसमें जो एग्जाम्पल्स आए, इतनी खुशी होती, इतना सेटिस्फेक्शन मिलता है कि एक साधारण बिल्कुल माइक्रो एंटरप्रेन्योर बोले जिसको, रेडी पटरी पे काम करने वाला व्यक्ति, छोटी सी दुकान लगाया हुआ व्यक्ति, उसको 10,000, 12,000, 15,000 का लोन चाहिए। वो लोन को लेने की, वो लोन देने के लिए 10-12 बैंक्स compete कर रहे हैं। ये पावर है डिजिटल टेक्नोलॉजी का। ये अभी रियल में, एक्चुअल में करीब करीब डिजिटल लोन्स की संख्या एग्जैक्ट अगर जानकारी हो तो, वरना करीब 30,000 करोड़ के आसपास ऑलरेडी डिजिटल क्रेडिट का नंबर पहुंच चुका है। तो वो बेनिफिट आपको डिजिटल टेक्नोलॉजी से मिलता है। साधारण व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा इससे परिवर्तन आता है। 273 सर, मैं मधुरेंद्र, न्यूज़ नेशन से। डिजिटल कृषि मिशन के जो मेजर पिलर्स रखे गए हैं, जैसे एग्री स्टैक और कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली, उसे फुलफिल करने के लिए एक मेजर डिपेंडेंसी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर होगी। उस कोऑर्डिनेशन को कैसे एस्टेब्लिश किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी देखा गया कि कृषि सुधारों को लेकर सरकार ने जो कदम उठाए वो राज्यों में लागू नहीं हुआ, यानी जो लास्ट माइलस्टोन है वहां तक आप टच नहीं कर पाए। तो उसको लेकर क्या स्ट्रेटजी तैयार की गई है? आपने अभी इतने सारे प्रोजेक्ट्स देखे, हर प्रोजेक्ट में थिंकिंग है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, राज्य सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करने की। इस पूरे प्रोजेक्ट में भी बहुत क्लियर थिंकिंग रहेगी। राज्य सरकार, केंद्र सरकार और बहुत सारी संस्थाएं जैसे एग्रीकल्चर की कोऑपरेटिव संस्थाएं, फार्मर्स के फर्टिलाइजर वाली जो कोऑपरेटिव संस्थाएं, कई सारी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं जो कि राज्य सरकारों द्वारा परिचालित हैं, इन सब को साथ लेके ही इस काम को करना है। और ये स्ट्रक्चर, इसका जो डिजाइन आर्किटेक्चर है वो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा आर्किटेक्चर है, जिसमें एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, इस पे कई लोग आके जुड़ रहे हैं। तो एक अपनी इच्छा से कोई एक स्टार्टअप भी जुड़ सकता है और भारत सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के डिस्कशन से राज्य सरकार और उसकी संस्थाएं भी जुड़ जाती है। इसी भावना के साथ इसको किया जा रहा है। 70 Sir, Namaskar, Sanjay. So my question is about this port. You're saying it will create 12 lakh jobs. So these are going to be in what, like, are we having the skill manpower for that? Those jobs. Vadhavan port you are talking about? Yes, sir. Vadhavan port is going to be one of the largest ports in the world. It's going to be a deep draft port which will have huge capacity, which our country will need as we grow. We are today growing at a good 6 to 8% clip. So for that kind of growth, we will require a significant increase in the port capacity. So this Vadhavan port will become the hub, and connected with it lots of industries, lots of commercial activity, lots of shipping related activity, lots of, when you look at a container port, there are so many things connected with it. Then fisheries will become very advanced, very highly scientific based fishery system will be there. All those things are estimated to generate 12 lakh jobs. 51. Sir, and by the way, we are also looking at how to connect the Vadhavan port with the hinterland. One connection will be the western dedicated freight corridor, right, which sits right next to the port location, just about 12 kilometers, and that is part of the project approval of 76,000 crore rupees. Simultaneously, we are looking how do we connect the Vadhavan port with the hinterland, which is Nasik. So when you saw this map today, Nasik becomes a very important junction, and from north the lines are coming, railway lines are coming to Nasik. So practically the entire hinterland of Madhya Pradesh, Maharashtra, all the regions of Maharashtra, then Uttar Pradesh, they all will get connected to Vadhavan port. सर, मैं अमलेंदु, आपके सेकंड स्लाइड में एक कॉलम था
फार्मर्स रजिस्ट्रेशन एंड लैंड रजिस्ट्रेशन, इसको थोड़ा सा एलोबरेट कीजिए और इस रजिस्ट्रेशन के पीछे सरकार का क्या मकसद है? देखो, जैसे आप यूपीआई यूज करते हो, कौन सी ऐप यूज करते हो पेमेंट के लिए? कोई नहीं। आपको प्रणाम है। मुझे आज तक की जिंदगी में पहली बार कोई सज्जन मिले जो अभी भी डिजिटल पेमेंट यूज नहीं करते। बैंकिंग सिस्टम। अरे वाह, आई हैव नो फेथ। अच्छा, गुड, थैंक यू। देखो, मैं किसी और को पूछता हूँ। सिद्धार्थ, आप कौन सी पेमेंट ऐप यूज करते हो? आईसीआईसीआई का, राइट? तो जब आप कोई पेमेंट ऐप यूज करते हो तो आप उसके साथ रजिस्ट्रेशन करते हो। जैसे आप व्हाट्सएप का कोई नया अकाउंट खोलते हो तो उसमें रजिस्ट्रेशन करते हो ना। तो कौन उसमें ऐप में काम कर रहा है, वो डेफिनेटली उसमें आपका रजिस्ट्रेशन, उसके साथ जुड़ोगे तो सही ना। तो जुड़ने का मतलब हुआ रजिस्ट्रेशन, इतना ही है बस, इससे ज्यादा नहीं है। चिंता करने की बात नहीं कोई। नहीं, देखो मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे राज्यों में बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जो अदिति ने भी पूछा था अभी कुछ देर पहले। बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। उन सब इनिशिएटिव्स को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे हार्मोनाइज्ड वे में सहमति के साथ जुड़ने का ये मिशन है। इसमें यह नहीं है कि कोई एक्सक्लूडिंग वन फ्रॉम द अदर, वो थिंकिंग नहीं। 71 पुणे। नमस्कार सर, मैं पूनम हूँ अमर उजाला से। मेरा प्रश्न है कि जो कृषि वाली योजनाएं हैं वो बेहद लुभावनी हैं, लेकिन ये कृषकों तक कैसे पहुंचेंगी? और इसमें एक पीपीपी मॉडल का जिक्र किया गया है। अभी जो मौजूदा हमारा ग्रामीण परिवेश है उसमें एक पराली को लेकर हमने पीपीपी मॉडल को इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन पराली अभी भी उतनी ही चल रही है। तो ऐसे में ये दो चुनौतियां हैं, इससे कैसे पार पाया जाए? आपने सही कहा, और इसमें राज्य सरकारों का बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। कैसे हम किसानों तक पहुंचे, कैसे जमीन पे ये योजनाएं पहुंचे, उसमें राज्यों का सहयोग भी बहुत बड़ा रहेगा। राज्यों की बहुत बड़ी, जैसा भाई ने भी कहा अभी, राज्यों की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो राज्यों की भूमिका रहेगी, कृषि विज्ञान केंद्र की भूमिका रहेगी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की भूमिका रहेगी, और आपकी मीडिया की भी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी जमीन तक इन विषयों को पहुंचाने में। There is no more question. Sir, one question. आप प्लीज। अच्छा, 240। अश्विनी सर, आपने बहुत डिटेल में बताया कि सेमीकंडक्टर, या हिमांशु शेखर, मैं एनडीटीवी इंडिया में काम करता हूँ। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में बहुत सारे पहल आपने लिए हैं। सवाल एक छोटा सा ये था कि एक जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव पॉलिसी आप लेकर आए थे, पहला चरण तो उसका अभी कार्यान्वित हो रहा है। दूसरे चरण के बारे में भी क्या सोचा जा रहा है? आगे के लिए क्या सोचा आपने, उसको और बढ़ावा देने? जवाब थोड़ी देर पहले ही दिया है, फिर भी रिपीट कर रहा हूँ। सेमीकंडक्टर भारत के भविष्य के लिए, भारत के मैन्युफैक्चरिंग के लिए और हमारे देश के लिए एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है इस इंडस्ट्री की। इसीलिए इसके ऊपर एक लॉन्ग टर्म व्यू रखा गया है। मिनिमम 10 साल का व्यू है, जिसमें फर्स्ट फेज में जो प्रोग्राम्स आए, इसमें डिज़ाइन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, रिसर्च के लिए, एजुकेशन। आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा, 113 यूनिवर्सिटीज़, 113 यूनिवर्सिटीज़ में अब सेमीकंडक्टर का एडवांस्ड कोर्स करिकुलम चालू हुआ है, और स्टूडेंट्स को नए टूल्स दिए जा रहे हैं जिससे कि वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले। और लैम रिसर्च के साथ मिलके जो सेमाईवर्स, यानी वर्चुअल आप एक फैब के अंदर पहुँच के उसका जितनी मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो कर सकते हो, उसका पहला बैच भी अभी ऑलरेडी ट्रेनिंग ले रहा है। तो हर चीज, जो एक पूरा टैलेंट, फैब, एटीएमपी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिजाइन, इकोसिस्टम के पार्टनर्स, इन सब के ऊपर काम कर रहे हैं। और अगले फेज जब अप्रूव होगा तब आपके सामने लेके आऊंगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग। थैंक यू। ये सीधा प्रसारण आप देख रहे थे कैबिनेट की प्रेस वार्ता का, जिसमें कि
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तमाम फैसलों की जानकारी दी, कैबिनेट के बड़े फैसलों की जानकारी दी। 7 बड़े फैसले कैबिनेट ने लिए हैं और इनमें जो फैसले हैं वो मोटे तौर पर किसानों को लेकर बड़े फैसले किए गए हैं। करीब करीब 14,000 करोड़ रुपए का जो फैसला है वो किसानों से जुड़ा हुआ फैसला है। किसानों की जिंदगी में सुधार के लिए तकनीक का इस्तेमाल हो या तमाम तरह की जो किसानों से जुड़ी योजनाएं हैं उसके लिए 14,000 करोड़ रुपए का केंद्रीय कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है। साथ ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाएं हैं यानी आधारभूत परियोजनाएं हैं उसको लेकर के भी कैबिनेट ने कई बड़े फैसले किए हैं। और साथ में जो सेमीकंडक्टर जैसा कि हम जानते हैं कि सरकार का बहुत ज़्यादा जोर है कि सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए, तो उससे जुड़े हुए बड़े फैसले थे ये। इन फैसलों के बारे में लगातार आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर जानकारी देख भी रहे थे, इनके बारे में डिटेल देख भी रहे थे कि क्या कुछ ये बड़े फैसले हैं। और आगे चल कर के हम आपको और भी ज़्यादा इसके बारे में बताते रहेंगे अपने बुलेटिन्स में, लेकिन फिलहाल इस वक्त के एजेंडे की शुरुआत करते हैं। और आज इस वक्त का जो हम पहला एजेंडा ले रहे हैं वो कोलकाता